प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम आधुनिक काल के उत्थान पतन में यानी आधुनिक काल में जो विभिन्न प्रवृत्तियां आई थी उन विभिन्न प्रवृत्तियों के अंतर्गत जो समान बातें थी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको पूर्व व्याख्यानों से ज्ञात हो गया कि आधुनिक काल में विभिन्न परिवर्तन हुए, अनुभूति के संबंध में भी और शैली के संबंध में भी। चूँकि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ आधुनिक काल में बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती रहीं, जिसकी वजह से जब समाज में परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं तो साहित्य उन्हीं का अनुगमन करते हैं और उसी आधार पे साहित्य में भी उसी तरह का विवेचन होता है। तो इसी आधार पे हमने पूर्व के व्याख्यान में बात की कि आधुनिक काल में जो विभिन्न उत्थान पतन थे, जैसे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इन सब में विभिन्न परिस्थितियों की वजह से और विभिन्न तरह का साहित्य जो रचा गया था उसके अंतर्गत सब में एक सूत्रता कहाँ थी, यानी सब में एक जैसी भावनाएं कहाँ थी, इस बारे में हमने बात की थी। और हमने पाया कि सामाजिक रूप से सामाजिक चेतना के आधार पे जब हम उसका विवेचन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक चेतना का स्वरूप तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता गया, लेकिन सामाजिक स्वरूप सभी कालों में समान भाव से विद्यमान था। आज हम ये चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में कि आधुनिक काल के उन विभिन्न प्रवृत्तियों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न स्थितियों में और कौन सी समान भावना थी। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यथार्थ की अनुभूति का प्राधान्य उन सब कालों में था। यानी जो पूर्वकालिक कालों में काव्य यथार्थ पर आधारित नहीं था, कल्पना पर आधारित था और प्रदर्शन और चमत्कार पर आधारित था, वो स्थितियाँ बदल गई थी। मानव जो है वो साहित्य का अंग बन गया था और कल्पना से दूर जो यथार्थ स्थितियाँ थी तत्कालीन, उन पर आधारित काव्य और साहित्य की रचना होने लगी थी। तो आधुनिक काल की संपूर्ण स्थितियों में यथार्थ की अनुभूति का प्राधान्य रहा, ये सभी कालों में समान भाव से था। अब अपन ये देखते हैं कि कैसे रहा, यानी यथार्थ की अनुभूति भारतेंदु काल के काव्य में किस स्वरूप में थी और आगे वो किस किस रूप में परिवर्तित होती गई। तो अपन ये कहें कि आधुनिक काव्य की जो सामान्य भावना है तीसरी, वो है यथार्थ की अनुभूति। यानी श्रृंगारकालीन कविता यथार्थ की अनुभूति से बहुत दूर रही है, यह आपने जाना। आधुनिक काव्य धारा में यथार्थानुभूति नवयुग की चेतना को लेकर ही आई है। यानी इस आधुनिक काल की काव्य धारा में जो यथार्थ की अनुभूति है वो नवयुग की चेतना को लेकर आई है। इससे मतलब ये है कि उसने एक नए युग का सृजन किया है। यानी मैंने आपको जैसा अभी कहा कि परिस्थितियाँ बहुत परिवर्तित हो गई थी, आम आदमी साहित्य से जुड़ गया था और इस वजह से नवयुग की चेतना उसमें आई थी। श्रृंगार युग का जो काव्य था वो राज्याश्रित था, जनवादी भावनाओं का चित्रण उसमें नहीं हो पाया था। चूँकि कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए वो राजाओं को ही खुश करने के लिए कविता करते थे और आम व्यक्ति का या आम जनजीवन से उनका कोई सरोकार नहीं था। वहाँ कैसी स्थिति है, किस तरह लोग जी रहे हैं, कैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, कौन सी सामाजिक स्थिति है, ऐसा वर्णन रीतिकाल में नहीं पाया जाता। लेकिन आधुनिक काल की जो कविता थी उसके अंतर्गत जनता की भावनाओं का चित्रण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसलिए उसमें जनजीवन की समस्याओं का प्रवेश और यथार्थ की अनुभूति की व्यंजना हुई। हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के बाद जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सुगबुगाहट होने लगी, ऐसी स्थिति में जब साहित्यकार और कवियों ने
आम आदमी को जागृत करने का बीड़ा उठाया, तो हम ये पाते हैं कि जन जन इस भावना से प्रभावित हुआ और उसने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भेजने की इस मुहिम में अपना योगदान देने का मानस बनाया। सामान्य जनजीवन काव्य का विषय बना। शोषित पीड़ित जो जन थे, लोग थे, वो कविता के साध्य बने। इस काल में संपूर्ण जीवन को उसकी सुंदरता और कुरूपता सहित स्वीकार किया गया। यानी जीवन जैसा था, यदि सुंदर था तो उसे सुंदर बताया गया, और अगर कुरूपता थी उसमें तो उसे भी स्वीकार करके कवियों ने सच्चाई के साथ काव्य में उसे अभिव्यक्ति दी है। तो आधुनिक युग का जो कवि है वो जनजीवन को लेकर चला है, इसलिए वह जीवन की कुरूपता और जटिलता पर पर्दा नहीं डालना चाहता था, क्योंकि जो लोग अंग्रेज़ों के राजकाज में त्रस्त थे उनका वर्णन अगर वो नहीं करता तो उस पीड़ा से मुक्ति पाने की भावना कैसे जगती। इसलिए आधुनिक काल के कवियों ने जीवन की कुरूपता और जटिलता दोनों को अभिव्यक्त किया। यही वास्तविकता समस्त आधुनिक युग की कविता का प्राण है। यानी तत्कालीन साहित्यकारों ने जनजीवन की यथार्थ स्थिति का चित्रण किया और यही आधुनिक युग की कविता का प्राण है। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से वर्तमान युग तक की कविता में यथार्थ की अनुभूति अलग अलग प्रकार से प्रतिफलित हुई है। यानी भारतेंदु युग में स्वरूप अलग था और फिर वो यथार्थ स्थिति धीरे धीरे जैसे बदली वैसे वैसे साहित्यकारों ने उसका चित्रण किया। भारतेंदु युग में तो श्रृंगार की प्रतिक्रिया स्वरूप काव्य के विषयों और उनकी प्रकाशन शैली दोनों का जनजीवन से संबंध कर दिया गया, और छंदों में कजरी, ठुमरी, लावणी इत्यादि का प्रयोग करने से कविता में यथार्थ को महत्व मिला। पहले रीतिकाल में जो छंद थे उनकी जगह कजरी, ठुमरी, लावणी आदि ने ले लिया जो जनजीवन में प्रचलित थे। इसकी वजह से यथार्थ का वर्णन हुआ और जनजीवन उससे प्रभावित हुआ। इसी प्रकार युग की जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन भी इस काल के साहित्य में किया गया और ये भी यथार्थ की ही अनुभूति है। भारतेंदु जी ने स्वयं लोक साहित्य का सृजन किया और अपने मंडल के अन्य कवियों को भी प्रेरणा दी। यानी भारतेंदु जी स्वयं चाहते थे कि अपने काव्य में, साहित्य में लोक जीवन का चित्रण किया जाए। उनके नाटकों में, उनके साहित्य में, सब जगह लोक जीवन जैसा था, है ना, उसी प्रकार का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। और वो ये चाहते थे कि उनके मंडल के जितने भी कवि हैं वो ऐसा ही करें। तो ये तो स्थिति थी भारतेंदु युग में। अब अपन द्विवेदी युग की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि इस समय आकर के द्विवेदी युग तक आते आते जो कविता थी वो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर चली। इस युग की कविता में समाज पक्ष पूर्णतया मुखरित है। अछूतों द्वारा आंदोलन किया गया, कृषकों की अव्यवस्था के चित्रण आदि में यथार्थ की अनुभूति का विकास हुआ। इन सब का यानी कृषकों की अवस्था जो बड़ी दयनीय थी, अछूतों की अवस्था बड़ी दयनीय थी, तो अछूतों के आंदोलन के लेकर कृषकों की अवस्था का चित्रण करके इस काल में यथार्थ की अनुभूति करवाई गई काव्य के माध्यम से। छायावादी कविता भी लोक मंगल को सम्मुख लेकर चलती है। यानी छायावादी कवियों ने जो आम व्यक्ति था उसके लोक मंगल की कामना की है, उसे कष्टों से मुक्ति के बाद सुख मिले, है ना, उसका मन प्रसन्न रहे, विषाद उसको न छू जाए, इस तरह की कामना करके छायावादी कविता भी चली है। उसमें छायावादी कविता में युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है। युग के अनुकूल जो मनुष्य के मन की वेदना है उसकी प्रवृत्ति छायावाद में देखने को मिलता है। छायावाद के जो प्रमुख कवि थे जैसे प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, इन सब में ये प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, इतना अवश्य है कि छायावादी कवियों की कल्पना प्रवणता के कारण जो यथार्थ की अनुभूति थी वो सूक्ष्म रूप में व्यक्त हुई,
यानी विवरण तो यथार्थ अनुभूति का था या मनुष्य के मन का था, लेकिन इन कवियों ने, ये जो महान कवि हुए, इन कवियों ने अपनी कल्पना प्रवणता के कारण, यानी श्रेष्ठ कल्पनाएं करके इन्होंने यथार्थ की अनुभूति को सूक्ष्म रूप में व्यक्त किया, स्थूल स्वरूप उसका प्रकट नहीं हुआ। प्रगतिवाद में जब अपन झांकते हैं तो ये पाते हैं कि प्रगतिवाद में यथार्थ की अनुभूति का जो है वो स्थूल रूप मुखरित हुआ है। यानी प्रगतिवाद में समाज का जो बाहरी स्वरूप है, अंतर्मन नहीं, बाहर का स्वरूप, जो आम व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो दलित है, जो पीड़ित है, जो कृषक है, उन सब की पीड़ा को प्रगतिवाद में यथार्थ अनुभूति दी गई है, यथार्थ स्वरूप दिया गया है, यथार्थ रूप से उसको मुखरित किया गया है। तो प्रगतिशील कवियों के सामने वास्तविक यथार्थवाद प्रस्तुत करना उनका आदर्श रहा और प्रगतिवाद युग की काव्यधारा में यथार्थ की अनुभूति की अभिव्यक्ति मनोविश्लेषणवाद की विचारधारा को लेकर चलती है। यानी इस काल की जो काव्यधारा है उसने मनुष्य के मन के विश्लेषण को आगे बढ़ाया। यानी आम व्यक्ति क्या सोचता है, देश के बारे में क्या सोचता है, समाज के बारे में क्या सोचता है, या वो रोटी और मेहनत के बारे में क्या सोचता है, इन सब चीज़ों को लेकर प्रगतिवाद का साहित्य आगे बढ़ा और उसने आम व्यक्ति के जीवन का स्थूल चित्रण प्रगतिवाद की कविताओं में देखने को मिलता है। धन्यवाद।